नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल अंसा में। दोस्तों आज एक बार फिर से एक और न्यू क्लास लेके आ चुका हूं आप सभी लोगों के सामने हीमेटोलॉजी की। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हर शाम को 6 बजे अपनी हीमेटोलॉजी की क्लास लगती है और हीमेटोलॉजी के अंदर जो अपना अभी चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है ब्लड। दोस्तों ब्लड की ये दूसरी क्लास है। अगर कोई बच्चा ऐसा है, अगर कोई बच्ची ऐसी है जिसने अभी तक ब्लड की जो पहली क्लास नहीं देखी है तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देखना, शुरू से क्लास को स्टार्ट करना और फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे टू आगे आप क्लासें देखते हुए जाना, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल आरपीएमसी के थ्रू जो भी पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये क्लासेस रहने वाली है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सभी बच्चों को क्लास देखना है और क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं आगे आरबीसी अपन लोगों ने पढ़ ली थी, आज अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाला आप लोगों को रिवीजन करवा दूंगा, बता दूंगा कि अपन लोगों ने कल क्या पढ़ा था, ठीक है ना। तो एक बार उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर चैनल पे पहली बार आए हो, और वीडियो को शेयर जरूर कर दो ताकि सभी बच्चों के पास में अपना वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे क्लास को देख पाए, ठीक है ना। तो शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब देखो दोस्तों, अपन लोग पढ़ रहे थे हीमेटोलॉजी और हीमेटोलॉजी के अंदर जो सबसे पहला ही अपन लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो सबसे पहला चैप्टर कौन सा था दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। अब देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले जो आप लोगों को मैंने कल की क्लास में पढ़ाया है, ये हीमेटोलॉजी की आज दूसरी क्लास है, जो ब्लड चैप्टर चल रहा है उसकी दूसरी क्लास है, ठीक है ना। तो पहले वाला जो चैप्टर है वो सबसे पहला ही चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था ब्लड का। जी हाँ दोस्तों, ब्लड है, जो रक्त है, ये अपन लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था। अब इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, इसका इंट्रो पढ़ा था कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने इसका वर्क भी पढ़ लिया था थोड़ा सा कि जो ब्लड होता है उसका वर्क क्या होता है, नॉर्मल इसका इंट्रो पढ़ लिया था। उसके बाद में दोस्तों अपन ने जो ब्लड को जो टाइप है, जो ब्लड के टाइप्स है, वो ब्लड के टाइप्स भी अपन लोगों ने देख लिए थे। आपको पता है दोस्तों कि जो ब्लड है, ब्लड को 2 भागों में बांटा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के आधार पे। सबसे पहला है वो है ब्लड वेसल्स। क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर बांटा जाता है। और जो दूसरा टाइप है दोस्तों वो आप लोगों को पता है प्लाज्मा। क्या है प्लाज्मा, ये एक क्या है, फ्लूइड पार्ट है। क्या है, फ्लूइड पार्ट है दोस्तों। जो प्लाज्मा होता है अपनी बॉडी के अंदर ऑल ओवर वो 55% होता है और जो ब्लड होता है वो 45% होता है। इस तरीके से अपन लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कल की क्लास में। उसके बाद में जो ये ब्लड वेसल्स है इसको भी अपन लोगों ने 3 भागों में बांट दिया था। पहला था आरबीसी, दूसरा था डब्ल्यूबीसी और तीसरा था प्लेटलेट्स। क्या था, प्लेटलेट्स था दोस्तों। तो इसके अंदर अपन लोगों ने आरबीसी को पढ़ लिया था कि आरबीसी क्या होती है, क्या नहीं होती है, कैसे होता है, इसके अंदर नॉर्मल वॉल्यूम क्या होती है, साइज क्या होती है, शेप क्या होती है, न्यूक्लियस इसके अंदर होता है या नहीं होता है, सारी ऑल ओवर चीजें, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन टाइम कितना होता है। तो ये चीजें दोस्तों अपन लोगों ने कल की क्लास में पढ़ ली है। तो जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है वो उससे पहले क्या करना, इस क्लास को देखने के बाद में या इस क्लास को देखने से पहले क्या करना, जो इसकी फर्स्ट क्लास है ब्लड चैप्टर की वो जरूर देखना, तभी आपको धीरे धीरे आगे समझ में आता रहेगा, वरना बीच में से देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे दे दूंगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो वहां से आप उस क्लास को देख सकते हो। अब आज की अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले दोस्तों एक बार क्या करेंगे, उससे पहले अपने मार्कर के अंदर अपन लोग एक बार स्याही डाल लेंगे और आज अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर चैनल पे, अपने चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार ही अपनी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि देखो बच्चों, आप लोगों को इसी YouTube चैनल पे, अपना जो YouTube चैनल है टेक्निकल अंसा, इसी पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पैरामेडिकल से रिलेटेड जो क्लासें हैं आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सभी पैरामेडिकल की क्लासें लगभग अपन स्टार्ट कर देंगे। और आपकी एक क्लिनिकल पैथो की भी एक क्लास चलती है, मॉर्निंग के अंदर 10 बजे क्लास चलती है। कब चलती है दोस्तों, रोज मॉर्निंग में 10 बजे क्लिनिकल पैथोलॉजी की आप लोगों की क्लास चलती है। तो आप वो क्लास भी ले सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। अब देखो जिस भी मेडिकल फील्ड में आप जाओगे, उन मेडिकल सभी फील्डों में क्या होता है, लगभग कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो पैथो सबके होती है, पैरामेडिकल में भी होती है, एएनएम जीएनएम में भी होती होगी और नर्सिंग में भी होती है। चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर कभी भी पढ़ो, आपको पैथो जरूर पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों आप पैथोलॉजी पढ़ सकते हो, क्लास अपनी लगती है, बिल्कुल अच्छा लेवल से पढ़ा रखा है। उसके अंदर अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है यूरिन एग्जामिनेशन। अब दोस्तों अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आज आप हेडिंग डाल लो, जो आपका रक्त चैप्टर है, जो ब्लड चैप्टर है, उसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अपन लोग पढ़ेंगे WBC। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, WBC अपन पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, WBC को आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग WBC के बारे में जानते होंगे। अब दोस्तों सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा था RBC। तो RBC का जैसे एक अलग से एक और नाम था इरिथ्रोसाइट। क्या नाम था, इरिथ्रोसाइट। बिल्कुल उसी प्रकार जो अपना WBC है, उस WBC का भी एक अलग से नाम है जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, तो दोस्तों WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और इसका पूरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं बोला जाता है। तो आप WBC का एक दूसरा नाम भी लिख लेंगे, वो दूसरा नाम है क्या है, ल्यूकोसाइट। क्या है, ल्यूकोसाइट भी इस WBC को बोला जाता है। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, जैसे बोल रहा हूं आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा वैसे तो, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों WBC के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो WBC के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो WBC है वो कैसी होती है, क्या केंद्रक WBC के अंदर पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, क्या बताओ एक बार। क्योंकि दोस्तों अपन ने RBC पढ़ी थी, तो RBC के अंदर अपन लोगों ने देखा था कि जो RBC है, जो रेड ब्लड सेल्स है, वो न्यूक्लिएटेड थी। कैसी थी, न्यूक्लियोटाइड थी, न्यूक्लिएटेड थी। उसके अंदर केंद्रक था। क्या था, केंद्रक नहीं, सॉरी, उसके अंदर क्या था, केंद्रक रहित, वो नॉन न्यूक्लियोटाइड थी। तो ये कैसी होगी, ये न्यूक्लियोटाइड होगी, यानी कि ये कैसी होगी, ये केंद्रक रहित, केंद्रक युक्त होगी। कैसी होगी, ये केंद्रक युक्त होगी। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इसके अंदर केंद्रक पाया जाएगा। तो सबसे पहले आप इसके अंदर लिख लेंगे कि जो WBC होती है, जो ल्यूकोसाइड होती है, वो न्यूक्लियोटाइड होती है। कैसी होती है, वो न्यूक्लियोटाइड होती है। और जो दूसरी दोस्तों, ये जो कलरलेस होती है, क्या होती है, ये कलरलेस होती है। जो WBC होती है अपनी, ये WBC बिल्कुल कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इसके अपन आर पार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो WBC है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, इसकी जो नॉर्मल वॉल्यूम है, जो नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होगी, कि किसी पर्सन के अंदर WBC कितनी पाई जाएगी, वो अपन देख लेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या होती है, केंद्रक युक्त होती है, इसमें ये न्यूक्लियोटाइड होती है, ये कलरलेस होती है। इसके अलावा दोस्तों अपन अब बात करते हैं इसके नॉर्मल वॉल्यूम की, कि इसके अंदर नॉर्मल, इसकी नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है। भैया नॉर्मल वॉल्यूम आप लोगों को पता होगा, पर फिर भी अगर आपको नॉर्मल वॉल्यूम नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। जो नॉर्मल वॉल्यूम है इसकी होती है 4000 से 10,000। कितनी होती है, 4000। तो यहां पे आप लिख लेंगे 4000 से 10,000। अब इसका मात्रक भी लिखेंगे, कौन से मात्रक के अंदर 4000 से 10,000 होती है। तो WBC की क्या, WBC क्यूबिक पर mm। क्या होती है, WBC क्यूबिक पर mm। ये जो अपनी WBC होती है उसकी नॉर्मल वॉल्यूम होती है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो WBC है, ये जो अपनी WBC है, इस WBC को भी दो भागों में बांटा जाता है। क्या किया जाता है, WBC को भी दो भागों में बांटा जाता है। अब दो कौन कौन से भाग होंगे तो मैं आपको बता दूं, WBC को बिल्कुल दो भागों में बांटा जाता है। जो पहला इसका भाग होगा वो होगा ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा होगा एग्रेनुलोसाइट। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लो, WBC के अंदर जो सब हेडिंग होगी वो होगी, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्रेनुलोसाइट। क्या पढ़ेंगे अपन दोस्तों, अपन पढ़ेंगे ग्रेनुलोसाइट। तो आप डाल लो
ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट के बारे में कौन कौन बच्चा जानता है? कोई भी अगर ग्रेनुलोसाइट के बारे में जानता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि सर ग्रेनुलोसाइट ये होती है। तो हेडिंग डाल लो आप। सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो होगी ग्रेनुलोसाइट्स। क्या है ग्रेनुलोसाइट? कि ग्रेनुलोसाइट क्या होती है तो बिल्कुल आप लोगों को मैं लिखवा देता हूं, नोट्स की तरह मैं लिखवाऊंगा अच्छी तरीके से, तो आप लोग लिख लो। अब देखो क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट है और एक है एग्रेनुलोसाइट। देखो पहले समझ लो एग्रेनुलोसाइट्स। देखो WBC को दो भागों में बांटा जाता है, पहला है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है एग्रेनुलोसाइट। देखो ग्रेनुलोसाइट सेल्स कौन सी होती है, ग्रेनुलोसाइट WBC सेल्स कौन सी होती है सॉरी, तो ये वो सेल्स होती है, वे WBC सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सी WBC सेल्स? वे WBC, वे व्हाइट ब्लड सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में, कौन से प्लाज्म में? साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन ग्रेनुलोसाइट। और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको बोलते हैं अपन एग्रेनुलोसाइट। क्या बोलते हैं? एग्रेनुलोसाइट। तो बिल्कुल जो अपनी WBC है, अपनी WBC को दो भागों में बांटा जाता है, पहला है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है एग्रेनुलोसाइट। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं ग्रेनुलोसाइट को। तो बिल्कुल आप नोट्स बनाते हुए चलना, नोट्स लिखते हुए चलना, ताकि आपके बाद में काम आए। क्योंकि जो भी पैरामेडिकल वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े बड़े आते हैं। तो लिखेंगे WBC की इस प्रकार की, WBC की इस प्रकार की कोशिकाओं में, WBC की इस प्रकार की कोशिकाओं में, WBC की इस प्रकार की कोशिकाओं में, WBC की इस प्रकार की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तथा ये कोशिकाएं बोन मेरो में बनती है। WBC की इस प्रकार की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन कोशिकाओं को ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है। दूसरा एक पॉइंट और लिख लेना कि जो ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कहां पे बनती है? तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो ग्रेन्यूल्स वाली कोशिकाएं होती है, ये बोन मेरो में बनती है। कहां पे बनती है? ये बोन मेरो होता है अपना, जो बोन मेरो होता है ना, उस बोन मेरो के अंदर ये बनती है। तो ये ग्रेनुलोसाइट में लिख लेंगे। ये WBC को दो भागों में बांटा जाता है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, ग्रेनुलोसाइट WBC की वे कोशिकाएं होती है जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है। तो ऐसी कोशिकाओं को ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है। और ये जो ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं हैं ये बोन मेरो के अंदर बनती है। तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद में आपको दूसरी हेडिंग लगानी है। दूसरी हेडिंग होगी अपनी एग्रेनुलोसाइट। क्या होगी? एग्रेनुलोसाइट। तो लगा लो हेडिंग। दोस्तों थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा सा मेंटेन करना उस चीज में, है ना। तो लगा लो हेडिंग, लगा लो एग्रेनुलोसाइट, उसके पीछे ए ही तो लिखना है बस, ठीक है ना। लिख लिया होगा। तो अब देखो मैं अगर आप लोगों को बताऊं एग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं कौन सी होती है, तो WBC की इस प्रकार की कोशिकाएं, WBC की इस प्रकार की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट में वो प्रेजेंट होते हैं और जो एग्रेनुलोसाइट है उनके अंदर वो क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या होते हैं? वो प्रेजेंट नहीं होते हैं।
तो लिख लो, बिल्कुल जल्दी से इसको लिख लो कि ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं कौन सी होती है। ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं कौन सी होती है कि जिनके एग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं तो वे होती है जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लिख लो जल्दी से। लिख लो। अब इसके बाद में दोस्तों यहां पे क्या लिखना है, जहां पे आपने लिखा था ना कि ये बोन मेरो में बनती है, तो एग्रेनुलोसाइट में लिखना है कि ये स्प्लीन में बनती है। कहां बनती है? स्प्लीन में। और जो आपकी लिम्फ ग्लैंड है, वो लिम्फ ग्लैंड है उसके अंदर ये बनती है। तो ये कहां पे बनती है? लिम्फ में, ये आपकी लिम्फ ग्लैंड के अंदर। और जो आपकी स्प्लीन है, जो स्प्लीन गुहा है, ये उसके अंदर बनती है। तो ये क्या है? एग्रेनुलोसाइट। ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो ग्रेनुलोसाइट अपन लोगों ने जो पढ़ा है, जो ग्रेनुलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में डब्ल्यूबीसी की इस प्रकार की कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसी की वे कोशिकाएं जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वे ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं कहां कही जाती है? और वो बोन मेरो के अंदर बनती है। अब दोस्तों जो ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, तो वो 3 भाग भी अपन यहां पे पढ़ेंगे। तो अब यहां पे डालो कि ग्रेनुलोसाइट जो कोशिकाएं होती है वो 3 भागों में बटी होती है। क्या होती है? 3 भागों में बटी होती है। बिल्कुल लिख लो जल्दी से। लिख लिया होगा। मैं एक बार पानी पी लेता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। मैं पानी पी लूं एक बार, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखो, सीधा सा पहले समझना है आप लोगों को, जो ग्रेनुलोसाइट्स जो सेल्स होती है, सीधा सा क्या है इनके अंदर, सीधी सी एक चीज याद रखनी है। इसके अंदर क्या होता है? ग्रेन्यूल्स। क्या होता है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये यहां बनती कहां पे है? तो ये बोन मेरो में बनती है। कहां पे बनती है? ये बोन मेरो में बनती है। अब देखो, जो ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं होती है, जो उनका केंद्रक होता है, देखो केंद्रक का आकार, जो इनका केंद्रक का आकार होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस की साइज, और न्यूक्लियस की साइज के अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो उसका रंग होता है, रंग किसके आधार पे? न्यूक्लियस की साइज और उसके रंग के आधार पे। किसके आधार पे? रंग के आधार पे जो ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं होती है, इस ग्रेनुलोसाइट कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? तो बिल्कुल आप लिख लेंगे। पहला है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। दूसरा है बेसोफिल, और तीसरा है इयोसिनोफिल। क्या है? इयोसिनोफिल। तो ग्रेनुलोसाइट कोशिकाओं में ये चीजें याद रखनी है कि ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं कौन सी होती है। ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं सबसे पहले तो याद रखना कि ये डब्ल्यूबीसी होती है। क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। अपन पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी, अपन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल देखो याद रखना, डब्ल्यूबीसी अपन पढ़ रहे हैं। इनको बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइड। क्या होता है? ल्यूकोसाइड। ये केंद्रक युक्त होती है। इसके अंदर क्या होता है? ये इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और ये कलरलेस होती है। कैसी होती है? डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती है। और इसकी वॉल्यूम कितनी बताई मैंने? 4000 से, कितनी बताई मैंने? 4000 से 10,000 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, पर मिलियन क्यूबिक एमएम। ये आपको याद रखना है मात्रक इसका, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं हैं, डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। पहली है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट वे कोशिकाएं होती है जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कोशिकाएं बोन मेरो के अंदर बनती है। और इन ग्रेनुलोसाइट कोशिकाओं का जो केंद्रक होगा, जो सेंट्रियोल होगा, जो न्यूक्लियस होगा, उस केंद्र के आधार पे और उसके रंग के आधार पे, केंद्र के आकार के आधार पे
और उसके रंग के आधार पे इन कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। पहली है न्यूट्रोफिल, दूसरी है बेसोफिल और तीसरी है इओसिनोफिल। अब दोस्तों आपको 1 नंबर पे हेडिंग डालनी है न्यूट्रोफिल, तो जल्दी से न्यूट्रोफिल आप हेडिंग डाल लो, फिर न्यूट्रोफिल को अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर न्यूट्रोफिल को पढ़ते हैं, तो हेडिंग डाल लो न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल हेडिंग डाल लो। हेडिंग डाल लो जल्दी से भैया, न्यूट्रोफिल। देखो इस चैप्टर के अंदर से बड़ा क्वेश्चन आता है, आप लोगों के बड़ा क्वेश्चन आता है। तो हेडिंग डालो, पहले आपको हेडिंग डालनी है न्यूट्रोफिल। क्या है? न्यूट्रोफिल्स। अब इसके अंदर अपन लिखेंगे देखो जो न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं होती हैं, इन न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं को देखो आप, मैं बिल्कुल थ्योरी में लिखवा देता हूं। तो इन सेल्स को पॉलीमॉर्फ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, इन सेल्स को क्या है? पॉलीमॉर्फ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इन सेल्स को पॉलीमॉर्फ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तथा यह सेल्स टोटल जो WBC होती है पूरे अपने ब्लड के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जितनी WBC है, ये उस WBC का 75%, लगभग 65 से 70 या 75% पार्ट बनाती है। क्या करती है? 70 से 75% या 65 से 70% पार्ट बनाती है। तो लिख लो बिल्कुल न्यूट्रोफिल्स कि इन सेल्स को पॉलीमॉर्फ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह सेल टोटल WBC का 65 से 70% पार्ट बनाती है। क्या करती है? 65 से 70% पार्ट बनाती है। इसके अलावा लिख लो इनके WBC के इस प्रकार की सेल जो न्यूट्रोफिल सेल है, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स, इनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है भैया? इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, इनका साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है। जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती है, जो न्यूट्रोफिल्स, यह सेल्स एसिडिक तथा बेसिक दोनों डाइस से स्टेन की जा सकती है। लिख लो भैया जल्दी से, स्टेन की जा सकती है। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से भैया। जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती है, इनको पॉलीमॉर्फ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सेल्स टोटल WBC का 65 से 70% पार्ट बनाती है। 65 से 70% पार्ट बनाती है। इनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स एसिडिक तथा बेसिक स्टेन दोनों से डाइस, ये क्या है? ये जो सेल्स होती है, जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती है, इनको दोनों तरीके से डाइस कर सकते हैं, एसिडिक स्टेन से और बेसिक स्टेन से भी इनको अपन क्या कर सकते हैं? रंग सकते हैं, डाइस कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। तो ये लिख लो आप। अब उसके बाद में आपको और लिखना है थोड़ा सा इसके अंदर, जो सबसे मेन चीज है, इसके केंद्रक में या न्यूक्लियस में, इसके केंद्रक में 3 से 7 लोब्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 से 7 लोब्स पाए जाते हैं।
तो इनका जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती है, इनका जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर 3 से 7 लोब पाए जाते हैं। कितने लोब पाए जाते हैं? 3 से 7 लोब पाए जाते हैं। अब भैया देखो, मैंने आपको क्या बताया है कि जो ये ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट जो कोशिकाओं को बांटा गया है ना, ये केंद्रक के आधार पे ही बांटा गया है। किसके आधार पे? केंद्रक के आधार पे और केंद्रक के रंग के आधार पे तो इनको बांटा गया है। तो बिल्कुल उसके अंदर अपन जो ग्रेनुलोसाइट है उसको 3 भागों में बांटा है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। तो बेसोफिल, ये न्यूट्रोफिल अपन लोग पढ़ रहे हैं। तो याद रखना, छोटी छोटी बातें पॉइंटों में याद रखना। देखो, इसको इतना बड़ा मैंने थ्योरी लिखाया है, पर अब आगे थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट चीज लिखाऊंगा, ठीक है ना। ये तो मैंने पहली बार लिखाया है समझने के लिए। तो पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखना है? न्यूट्रोफिल्स अपन हेडिंग डाल ली, उसके बाद में लिखना है कि इन सेल्स को पॉलीमॉर्फ सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो कोष्टक में यहीं पे लिख लेना पॉलीमॉर्फ। इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो लिख लेना ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। टोटल डब्ल्यूबीसी का 65 से 70% बात बनाती है। यह सेल्स, यह जो इस प्रकार की सेल्स होती है, एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के डाइस से स्टेन की जा सकती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 3 से 7 केंद्रक, 3 से 7 लोब्स पाए जाते हैं। तो यह चीज आपको लिखनी है, लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखो। लिख लिया होगा तो मैं मिटा देता हूं। देखो दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब है, मेरा गला खराब ही रहता है। अब देखो, अब एक चित्र बना लो, एक चित्र बना लो इस न्यूट्रोफिल सेल्स का। न्यूट्रोफिल सेल्स का चित्र बना लो। ये जैसे क्या होगी? ये अपने डब्ल्यूबीसी है। ये क्या है? ये अपनी डब्ल्यूबीसी है। अब इस डब्ल्यूबीसी के अंदर आप 3 से 7 लोब आपको केंद्रक के दिखाने पड़ेंगे। और 3 से 7 लोब दिखाने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 से ज्यादा दिखा देना, बस इतना सा ही। तो इसके अंदर आप क्या कर देना? ऐसे कलर भर देना, ऐसे ऐसे क्या कर देना? कलर भर देना। और ये क्या है इसके अंदर? ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है इसके अंदर? साइटोप्लाज्म है। तो ऐसा आप बना दो इसके अंदर। बिल्कुल आपको लिखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको ये बाद में काम देगा नोट्स, ठीक है ना। तो ये देख लो आप, 3 से 7, तो मैंने 3 से ज्यादा बना दिए हैं। अब देखो, इसके 3-4 पॉइंट और लिख लो। देखो, इसका सबसे पहले तो आप लिख लो डायामीटर। डायामीटर भैया, जो न्यूट्रोफिल्स होती है उसका डायामीटर कितना होता है? तो इसका डायामीटर होता है, डायामीटर कितना होता है? इसका होता है 12 से 15 माइक्रोन। कितना होता है? 12 से 15 माइक्रोन डायामीटर होता है। उसके अलावा आप इसका लिख लो लाइफ पीरियड टाइम, जो लाइफ स्पेन टाइम, कि भैया ये कितने दिनों तक जीवित रह सकती है, कितने दिनों तक ये जीवित रहती है। तो ये 3 से 5 दिन तक ही ओनली क्या रहती है? जीवित रहती है। उसके बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसके बाद में निकलो इसके अंदर कि इसका नेचर कैसा होता है। इसका नेचर कैसा होता है? तो इसका जो नेचर होगा वो फेगोसाइटिक होगा। क्या होगा? फेगोसाइटिक नेचर होता है। फेगोसाइटिक नेचर दूसरी सेल्स को खा जाती है, अपनी सुरक्षा देती है अपनी बॉडी को। तो नेचर में लिख लो फेगोसाइटिक। तो ये लिख लो, ये बना लो जल्दी से, ये बना लो और ये लिख लो। मैं पानी पी लेता हूं, फिर उसके बाद में न्यूट्रोफिल्स के बाद में अपन पढ़ेंगे बेसोफिल। अब इसके बाद में ये बनाने के बाद में हेडिंग डाल लो बेसोफिल। लिख लिया?
लिख लिया होगा, लिख लेना यहाँ पे न्यूट्रोफिल लिखना, न्यूट्रोफिल लिखना, ये न्यूट्रोफिल है। ये डायमीटर है 12 से 15 माइक्रोन, लाइफ पीरियड टाइम है 3 से 5 दिन का, और इसका नेचर है फेगोसाइटिक नेचर, तो लिख लेना। ठीक है, अपन आगे पढ़ते हैं। अब उसके बाद में न्यूट्रोफिल अपन लोगों ने पढ़ लिया है। न्यूट्रोफिल के बाद में आप हेडिंग डालो बेसोफिल, उसके बाद में आएगा आपका इओसिनोफिल। क्या है, तो हेडिंग डालो जल्दी से, क्या डालोगे, बेसोफिल, बेसोफिल, फेसोफिल, ये हेडिंग डाल दो। तो हेडिंग डालो, इसके अंदर लिखो, इसके अंदर मैं लिखूंगा। तो देखो बेसोफिल क्या होता है, इस बेसोफिल के अंदर में भी, इसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल भैया प्रेजेंट तो होते हैं, पर वो होते कैसे हैं, ये होते हैं स्मॉल राउंडेड शेप के। कैसे होते हैं भैया, ग्रेन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पर ये होते कैसे हैं, ये होते हैं स्मॉल राउंडेड शेप के ग्रेन्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं, स्मॉल राउंडेड शेप के ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और अगर इसके स्टेन की बात करें, अगर इसके स्टेन की बात करें तो इसे बेसिक स्टेन से, इसे बेसिक क्षारीय, इसे क्षारीय स्टेन से क्या किया जाता है, इसे बेसिक से क्या किया जाता है, बेसिक डाई से इसे क्या किया जाता है, बेसिक डाई से इसे क्या किया जाता है, इसे स्टेन किया जाता है। लिख लो जल्दी से, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पर ग्रेन्यूल स्मॉल राउंडेड शेप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको बेसिक स्टेन से क्या किया जाता है, इसको बेसिक स्टेन दिया जाता है, बेसिक डाई से इसको स्टेन किया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। ठीक है, अब इसके बाद में इसका चित्र बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा चित्र बना के समझ लेंगे। चित्र बना के समझ लो। देखो चित्र से जितना ज्यादा समझोगे अच्छा रहेगा, चित्र से ही समझोगे, थ्योरी नहीं लिखोगे ना, चित्र से समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे भैया, ये है बेसोफिल, क्या है, तो ये अपन ने बना लिया है एक बेसोफिल, बेसोफिल सेल, तो यहां पे डाल लो बेसोफिल। अब इसको देखो, इसमें अपन ने क्या बोला है कि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, अब देखो सबसे पहले तो इसके अंदर आप साइटोप्लाज्म बना दो कि भैया ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। अब ऐसे आप ग्रेन्यूल्स दिखा दो, ये हो गए ग्रेन्यूल्स, ये ऐसे ग्रेन्यूल्स दिखा दो। अब इसके बाद में ग्रेन्यूल्स आप लोगों ने दिखा दिए। अब ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, देखो ये जो ग्रेन्यूल्स आप लोगों ने दिखाए हैं, तो इस तरीके से बना दो। ये स्मॉल राउंडेड शेप इसकी होनी चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए कि भैया ये स्मॉल राउंडेड शेप में है ये। तो देखो ये तो क्या हो गया, इसको तो अपन बोल देंगे ग्रेन्यूल्स, और ये कैसे हैं, ये स्मॉल राउंडेड शेप में है। स्मॉल राउंडेड शेप में क्या है, ये ग्रेन्यूल्स है। ये इसके अंदर ये है, क्या है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म। भैया साइटोप्लाज्म में ही तो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म अपन ने दिखा दिया। अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको बेसिक स्टेन देंगे। जो बेसिक डाइस है, जो क्षारीय है, क्षारीय से ही क्या हो सकता है, इसको स्टेन किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। क्योंकि ये स्टेन दिए बिना इसको WBC को देखना थोड़ा मुश्किल है। माइक्रोस्कोप से अपन जब WBC का एग्जामिन करते हैं ना, तो पहले इसको बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है, तो ये स्टेन आप लोगों को करना पड़ता है। तो साइटोप्लाज्म हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, और ये कौन सी शेप के अंदर, ये राउंडेड शेप के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। अब इसके अंदर आप लिख लो इसका डायामीटर कितना होता है, इसका डायामीटर लिख लो। जैसे अपन लोगों ने लिखा था कि जो न्यूट्रोफिल का डायमीटर अपन लोगों ने बताया था 12 से 15 माइक्रोन होता है, तो इसका डायमीटर कितना होता है, इसका डायमीटर 8 से 10 माइक्रोन होता है।
कितना होता है 8 से 10 माइक्रोन। और उसके बाद में आप इसकी लाइफ लिख लो कि इसकी लाइफ टाइम पीरियड कितना होता है, लाइफ स्पेन टाइम कितना होता है। तो इसका होता है 8 से 12 डेज, 8 से 12 दिन होता है इसका। लिख लो बिल्कुल अच्छी तरीके से, ये लिखो डायमीटर, ये लिखो लाइफ पीरियड टाइम। इसके बाद में आप लिख लो, लिखो जल्दी से, लिखो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक होता है वो केंद्रक किडनी शेप का होता है। अब इसके अंदर देखो केंद्रक बना दो यहां पे, ये केंद्रक है, ये क्या है, ये किडनी शेप का है। ये क्या है, ये ग्रेन्यूल्स है। ये किडनी शेप का क्या है, ये है। ठीक है, ये बना दिया आपने। तो केंद्र कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है। और इसकी नॉर्मल वॉल्यूम की अपन बात करें, देखो अपन लोगों ने जब आरबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल पढ़ा था तो अपन ने बताया था 65 से 70% उसकी वॉल्यूम होती है। तो इसकी बेसोफिल की कितनी वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम भी आप लिख लो कि ये कितना परसेंट पूरा भाग बनाती है, पार्ट बनाती है, ये जो बेसोफिल है। तो बेसोफिल का लगभग जो पार्ट होता है वो 0.0005 से लेके 1%। तो कितना पार्ट बनाती है, 0.005 से लेके 1% पार्ट बनाती है। इतनी सी अवेलेबल होती है अपने ब्लड के अंदर बेसोफिल, अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है ना। ठीक है, तो इस चित्र को देख के ही आप लोगों को पूरी चीजें समझनी है। अपन पढ़ रहे हैं बेसोफिल। बेसोफिल के अंदर क्या होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहे भैया ग्रेन्यूल्स, ये अपने ग्रेन्यूल्स बना रखा है। ग्रेन्यूल्स इसलिए ऐसा अपन ने बनाया है क्योंकि ये स्मॉल राउंडेड शेप में होते हैं। तो ये भैया स्मॉल ही है और ये राउंडेड शेप में है। ठीक है, इसके बाद में ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भैया साइटोप्लाज्म बना रखा है। इसके बाद में इसके डायामीटर की बात करूं तो 8 से 10 माइक्रोन डायामीटर होता है। लाइफ पीरियड टाइम की बात करूं तो 8 से 12 दिन इसका लाइफ टाइम होता है। उसके बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर केंद्र की बात करूं इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, तो किडनी के आकार का होता है। तो ये अपन ने न्यूक्लियस बना रखा है किडनी के आकार का। इसकी वॉल्यूम की अगर बात करूं तो इसकी वॉल्यूम, इसकी मात्रा कितनी होती है बॉडी के अंदर, तो 0.005 से 1% इसकी मात्रा होती है। और इसको माइक्रोस्कोप में इसका एग्जामिन करने से पहले अपने को इसको क्या करना पड़ता है, इसको क्षारीय बेसिक इसको डाइस से क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है। एक चीज आप और लिख लो इसके अंदर कि जो बेसोफिल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, बेसोफिल के देखो लिख लो इसके अंदर बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स, बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स केंद्र को, जो न्यूक्लियस होता है केंद्र को ढके हुए रहते हैं, ढके हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं, ढके हुए रहते हैं, रखते हैं। तो जो ये ग्रेन्यूल्स होंगे ना, ये स्मॉल राउंडेड शेप वाले, ये केंद्र को ढके हुए रहते हैं। तो देखो केंद्र अपन ने इसके अंदर बना रखा है, तो ये इसके अंदर ढके हुए है ना। तो ये सारी चीजें आप बना लो, लिख लो, इससे समझना होगा आपको। चित्र से जितना ज्यादा समझोगे उतना ही अच्छा रहेगा, याद रहेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जल्दी कर लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। उसके बाद में हेडिंग डाल लो इओसिनोफिल, हेडिंग डाल लेना। उसके बाद में इओसिनोफिल, और ये बेसोफिल है, ये भैया बेसोफिल है, याद रखना। इससे पहले न्यूट्रोफिल्स पढ़ा था, आप पढ़ेंगे इओसिनोफिल। लिख लो जल्दी से, बना लो जल्दी से। ठीक है, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और देख लो। वैसे तो इतना ही ठीक है, पर इसका अगर अपन वर्क जाने कि भैया ये वर्क क्या करती है। देखो ये एक केमिकल सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है। ये जो बेसोफिल है ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है जिसको हिपेरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिपेरिन कहा जाता है। और ये हिपेरिन क्या करता है भैया, ये हिपेरिन जो अपनी ब्लड वेसल्स
जो अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है उस ब्लड को ये जमने से रोकती है। क्या करता है ये? जमने से, उसको जमने नहीं देता उस ब्लड को। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर भैया ब्लड ही जम जाएगा, ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा, है ना, तो फिर क्या होगा? ब्लड ट्रेवल ही नहीं करेगा तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा भैया। ब्लड तो ट्रेवल करना ही चाहिए ना, तो उस ब्लड को ट्रेवल करते रहे, वो जमे नहीं, एक जगह पे रुके नहीं। इसलिए ये जो बेसोफिल है एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है, उसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। तो अगर किसी की बॉडी में हिपेरिन नहीं होगा भैया, हिपेरिन जो बेसोफिल है वो बेसोफिल कहेगी, बेसोफिल हिपेरिन का जो सिक्रेशन करना बंद कर देगी, तो भैया उसका ब्लड जम जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए जो अपना बेसोफिल है बहुत ज्यादा आवश्यक है बॉडी के अंदर। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। उसके बाद में आप हेडिंग डाल लो इओसिनोफिल। हेडिंग डाल लो इओसिनोफिल। अब हेडिंग डाल लो आप इओसिनोफिल। क्या हेडिंग डालो कि इओसिनोफिल क्या होता है? देखो, ग्रेन्युलोसाइट जो सेल्स होती है उन सेल्स को 3 भागों में बांटा था। न्यूट्रोफिल पढ़ लिया, बेसोफिल पढ़ लिया, अब अपन पढ़ रहे हैं इओसिनोफिल। क्या पढ़ रहे हैं? इओसिनोफिल अपन पढ़ रहे हैं। तो डालो इओसिनोफिल हेडिंग डालो जल्दी से हेडिंग इओसिनोफिल हेडिंग डालो। उसके बाद में लिखवाना स्टार्ट करता हूं। देखो भैया, इओसिनोफिल का जो काम होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जो एलर्जी कंडीशन होती है, जब भी अपनी बॉडी के अंदर एलर्जी होती है, एलर्जिक वाली जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में अपना जो इओसिनोफिल है, ये इओसिनोफिल रिएक्ट करती है। तो अभी बताऊंगा कैसे रिएक्ट करती है, क्या करती है। तो फिलहाल अपन इओसिनोफिल को देखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसके अंदर भैया देखो, जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड केंद्रक होता है। बाइलोब्ड कैसा होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है बाइलोब्ड। ठीक है। इसके बाद में आप ये ध्यान रखना कि ये जो है, जो इओसिनोफिल है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल है वो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के स्टेन को ग्रहण करती है, और उसके बाद में बेसोफिल अपन ने पढ़ा था तो वो बेसिक स्टेन को ग्रहण करती है। तो बिल्कुल ये भी क्या होगा, ये कैसे स्टेन को ग्रहण करेगी? तो ये जो अपना एसिडिक स्टेन है, इसको अगर आप एग्जामिन करोगे तो आप इसको एसिडिक स्टेन क्या करती है, जो इओसिनोफिल होती है वो एसिडिक स्टेन ग्रहण करती है। केंद्र कैसा होता है? बाइलोब्ड केंद्रक होता है। और ये एक केमिकली सब्सटेंस को क्या करती है? रिलीज करती है, जिसका नाम है हिस्टामीन। नाम सुना होगा भैया आप लोगों ने, हिस्टामीन। देखो हिस्टामीन क्या करता है? हिस्टामीन ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बॉडी की क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब हिस्टामीन क्या करेगा? यहां लिख लो, प्रोटेक्ट बॉडी प्रोटेक्ट लिख लो, बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करेगा अभी बता दूंगा, अभी चित्र बनाएंगे, अभी चित्र बना के समझाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट कैसे करेगा भैया? देखो, प्रोटेक्ट तो आपको पता है कि जहां पे बॉडी के अंदर, जहां पे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन वाली जगह पे ये क्या करेगा? इन्फ्लामेशन कर देगा। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग ला देगा, सूजन आ जाएगी। और उस सूजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो हिस्टामीन होगा। क्या होगा? यह हिस्टामीन होगा। तो ये चीजें इसके अंदर लिखो बिल्कुल। अब देखो, इस थ्योरी से अपन क्या करते हैं? इसका चित्र बनाते हैं। इस थ्योरी से इसका चित्र बनाते हैं। भैया देखो, सबसे पहले अपन ने बना दिया ये है इओसिनोफिल। अब इओसिनोफिल के साइटोप्लाज्म में अपन क्या पढ़ रहे हैं भैया? अपन ने पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट सेल्स को अपन पढ़ रहे हैं। ग्रेनुलोसाइट सेल्स के अंदर जो तीसरे सेल्स है वो अपन पढ़ रहे हैं इओसिनोफिल पढ़ रहे हैं। तो अब ये कौन सी सेल है? ये है
इयोसिनो है, ये कौन सी है, इयोसिनो। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन बना देते हैं भैया साइटोप्लाज्म। चलो अपन लोगों ने क्या बना दिया, अपन ने इसके अंदर साइटोप्लाज्म बना दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो बाइलोब्ड होता है, केंद्रक के अंदर 2 लोब होते हैं। तो चलो भैया ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अपन ने 2 लोब बना दिए। कैसे बना दिए, ये हो गया बाइलोब्ड, ये बाइलोब्ड केंद्रक हो गया। कैसा हो गया, बाइलोब्ड केंद्रक, क्योंकि इसके अंदर ये 2 लोब हो गए। ठीक है, 2 लोब हो गए। आगे समझ में, ये क्या करती है, ये एसिडिक स्टेन को ग्रहण करती है। एसिडिक स्टेन ग्रहण किए बिना ये क्या कर सकती है, किए बिना इसको अपन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ये क्या करती है, ये हिस्टामीन, जो ये हिस्टामीन होता है, ये हिस्टामीन को रिलीज करती है। अब ये हिस्टामीन क्या करेगा, हिस्टामीन क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर जहां पे भी इंफेक्शन हुआ है ना, अपनी बॉडी के अंदर जहां पे भी इंफेक्शन हुआ है ना, वहां पे ये क्या करेगा, वहां पे इन्फ्लामेशन का काम करेगा, वहां पे स्वेलिंग ला देगा, सूजन ला देगा, सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। तो इन्फेक्शन करेगा तो वहां पे क्या होगी, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन क्या आएगी, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग आ जाएगी। और वहां पे जो फिर स्वेलिंग आने से वहां पे आपको पता है एलर्जिक कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो एलर्जिक कंडीशन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, जिम्मेदार होता है इयोसिनोफिल। और ये क्या करता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी की रक्षा करता है। ठीक है ना, तो ये अपन लोगों ने देख लिया, यहाँ पे केंद्रक देख लिया अपन लोगों ने भाई, ये ग्रेन्यूल्स देख लिए, ये बाइलोब्ड होते हैं। जो केंद्रक होता है इसके अंदर बाइलोब्ड होता है। अब इसका आप लिख लो कि डायामीटर कितना होता है, डायामीटर लिख लो। देखो इसका डायामीटर की मैं अगर बात करूं तो 10 से 12 माइक्रोन इसका डायामीटर होता है। और इसकी जो लाइफ पीरियड टाइम है, इसका लाइफ पीरियड टाइम है, इसका जिंदा रहने की जो अवधि है वो कितनी होती है, तो वो होती है इसकी 8 से 10 दिन। कितनी होती है, 8 से 10 दिन। ये बिल्कुल लिखना, अच्छी तरीके से लिखोगे तब काम में आएगा ये चीजें। ठीक है ना। और उसके बाद में इसकी नॉर्मल वॉल्यूम की अगर बात करूं, अगर इसकी एनवी नॉर्मल वॉल्यूम की बात करूं तो 1 से 6% क्या पाई जाती है, ये WBC के अंदर पाई जाती है। जो WBC का 1 से 6% पार्ट है, ये कौन बनाती है, ये इयोसिनोफिल बनाती है। क्या बनाती है, इयोसिनोफिल बनाती है। ठीक है, तो इसको जल्दी से उतार लो इसको जल्दी से, फिर उसके बाद में एक बार और समझा दूंगा। जल्दी करो। जल्दी करो, उतार लो। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपन ने इयोसिनोफिल पढ़ा। केंद्र कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं। तो ये देखो अपने 2 लोब बना रखे हैं। एसिडिक स्टेन को ग्रहण करती है। एसिडिक स्टेन के बिना आप जो इयोसिनोफिल है इसका एग्जामिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिखेगी नहीं जब तक आप इसको एसिडिक डाइस से स्टेन नहीं करोगे। हिस्टामिन ये रिलीज करती है। क्या है, ये एक केमिकली सब्सटेंस है हिस्टामिन। देखो ये केमिकली सब्सटेंस है हिस्टामिन। ये क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी की रक्षा करता है। रक्षा कैसे करता है, देखो जहां पे भी अपने क्या होता है, जहां पे भी अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, जहां पे भी अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन वाली जगह पे जो इन्फ्लामेशन आती है, जो स्वेलिंग आती है, वो सूजन आती है, वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल होती है वो होती है इयोसिनोफिल। तो ये इयोसिनोफिल क्या करती है, जहां पे अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है वहां पे इन्फ्लामेशन आ जाती है, और बिल्कुल उसी टाइम पे क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर जो इयोसिनोफिल सेल्स होती है उनकी संख्या बढ़ जाती है। क्या करती है, संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, वो बॉडी को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी की रक्षा करते हैं। ठीक है, इसका डायमीटर मैंने बता दिया है 10 से 12 मीटर होता है। लाइफ पीरियड टाइम 8 से 10 दिन होता है। और नॉर्मल वॉल्यूम, ये पूरी जो टोटल WBC होती है, टोटल WBC के अंदर 1 से 6% पार्ट बनाती है। कितना पार्ट बनाती है, 1 से 6% पार्ट बनाती है। तो दोस्तों अपन लोगों ने ग्रेनुलोसाइट को पढ़ा है ना, WBC को अपने स्टार्ट किया है। सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा WBC,
और WBC के अंदर अपन लोगों ने देखा कि जो WBC होती है वो कैसी होती है, वो केंद्रक युक्त होती है, न्यूक्लियक जो केंद्रक युक्त होती है, कैसी होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है, केंद्रक युक्त होती है। नॉर्मल वॉल्यूम अपन ने उसकी देखी 4000 से 10,000 मिलियन पर क्यूबिक mm होती है। और उसके बाद में अपन लोगों ने क्या देखा, अपन लोगों ने देखा जो WBC है, WBC को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग मैंने बिल्कुल आपको लिखा दिए हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट देखो WBC की इस प्रकार की, WBC की वे सेल्स जिसके साइटोप्लाज्म में केंद्रक उपस्थित होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। WBC की वे सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको ग्रेनुलोसाइट सेल्स बोलते हैं। और जिनके अंदर नहीं उपस्थित होते हैं उनको एग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं होती है वो कहाँ पे बनती है, ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं बोन मैरू में बनती है। और एग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं होती है वो लिम्फोटिक ग्लैंड में बनती है। और उसके अलावा स्प्लीन होती है वहां पे भी बनती है। उसके बाद में अपने ग्रेनुलोसाइट्स को पढ़ना स्टार्ट किया। ग्रेनुलोसाइट को अपन ने 3 भागों में बांटा, पहला है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और तीसरा है इओसिनोफिल, है ना। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा न्यूट्रोफिल। क्या पढ़ा अपन लोगों ने, न्यूट्रोफिल अपन लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है। न्यूट्रोफिल मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद में अपन लोगों ने क्या पढ़ा है, बेसोफिल पढ़ा है। देखो मेन चीजें याद रखना, जैसे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उस न्यूट्रोफिल्स के आप अंदर याद रखना कि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 3 से 7 लोब्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 से 7 लोब्स होते हैं। ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के स्टेन को ग्रहण करती है। ये चीज आप रखना, चित्र बना देना, उसका डायमीटर, लाइफ स्पेन टाइम, वो चीजें याद रखना, है ना। और चित्र बना देना, चित्र बना के उसका आप वो नामांकन भी कर देना जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे आपका जो न्यूट्रोफिल है वो खत्म हो गया। उसके बाद में अपन लोगों ने बेसोफिल पढ़ा। देखो बेसोफिल के अंदर अपन लोगों ने क्या पढ़ा, बेसोफिल का भी वही चीजें पढ़ी है भैया। इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। किडनी शेप के इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है ना। वो क्या करता है, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो केंद्रक को क्या करता है, घेरे हुए रखता है। और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो स्मॉल राउंडेड शेप के होते हैं। कैसी शेप के होते हैं, स्मॉल राउंडेड शेप के होती हैं। ये जो बेसोफिल है ये किस स्टेन को ग्रहण करती है, ये क्षारीय स्टेन, बेसिक स्टेन को ग्रहण करती है। तो ये छोटी मोटी चीजें। फिर उसके बाद में लाइफ पीरियड टाइम हो गया और उसका जो भी मैंने आपको डायमीटर लिखा है वो हो गया, तो वो लिख देना। उसके बाद में तीसरा अपन ने पढ़ा है इओसिनोफिल, ठीक है ना। देखो इओसिनोफिल में क्या होता है, इओसिनोफिल में जो केंद्रक होता है वो बाइलोब्ड होता है, 2 लोब पाए जाते हैं उसके अंदर, देख ले। उसके बाद में ये एसिडिक स्टेन को ग्रहण करती है। एसिडिक स्टेन इसको देना पड़ेगा तभी आप इसका एग्जामिन कर पाओगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देख पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि ये एसिडिक स्टेन में ही दिखाई देती है। ये एक केमिकली सब्सटेंस रिलीज करती है जिसका नाम है हिस्टामिन। और बेसोफिल भी एक केमिकली सब्सटेंस रिलीज कर रही थी, उसका नाम था, क्या नाम था, हिपेरिन। हिपेरिन क्या कर रहा था, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसको जमने से रोक रहा था, जमने से उसको रोक रहा था। तो जो हिपेरिन होता है वो हिपेरिन की अगर कमी हो जाए अपने बॉडी के अंदर तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो जम जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये हिस्टामिन क्या करता है, ये बॉडी की रक्षा करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जहां पे भी इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन वाली जगह पे इन्फ्लामेशन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो इओसिनोफिल होता है। इओसिनोफिल क्या करता है, वहां पे स्वेलिंग ला देता है। और स्वेलिंग लाने से क्या होता है, वहां पे जो इओसिनोफिल है वो इओसिनोफिल की जो संख्या है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी को क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और बेसोफिल की मैंने आपको क्या बताया था, वो फेगोसाइटिक नेचर की होती है। न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक नेचर की होती है वो। और बाकी जो मैंने ये बताया ना आपको, जो बेसोफिल और इओसिनोफिल, ये फेगोसाइटिक नेचर की नहीं होती। देखो फेगोसाइटिक नेचर का मतलब होता है कि वो खुद ही सेल्स को खा जाती है, वो खुद ही सेल्स को खा जाती है, खत्म कर देती है, ठीक है ना। जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा किसी सेल के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो उस सेल को खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। तो वो फेगोसाइटिक नेचर की थी। पर जो अपना बेसोफिल है, जो इओसिनोफिल है, वो फेगोसाइटिक नेचर की नहीं है। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट नेचर की है ना। उसके बाद में डायमीटर देख लेना, लाइफ टाइम देख लेना और नॉर्मल वॉल्यूम मैंने आपको बता दी है। जो न्यूट्रोफिल है उसकी नॉर्मल वॉल्यूम मैंने आपको बताई थी कि 65 से 70%, 65 से 70%।
उसके बाद में मैंने आपको बेसोफिल की बताई थी। बेसोफिल की मैंने आपको बताई थी 0.005 से लेके 1%, और ये इयोसिनोफिल है, इसकी 1 से लगभग 6% होती है। तो ये इतनी होती है। आप इन चीजों को देखना, अच्छी तरीके से नोट्स बनाना, लिखना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। कल क्लास को आगे बढ़ाएंगे और कल अपन पढ़ेंगे एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल क्या करना, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन पे प्रेस करके जाना, ताकि इसी प्रकार आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे और तुम्हारे को सही सटीक और जेन्युइन जानकारी मिले। और दोस्तों इस क्लास को सब लोग देख सकते हैं। जो पैरामेडिकल वाले बच्चे हैं, वो पैरामेडिकल वाले बच्चों के दोस्तों आप लोगों के जो एक सब्जेक्ट चलता है, कौन सा, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी के अंदर सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को क्या है, ब्लड की ये दूसरी क्लास है। अगर पहली क्लास आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आई बटन में लिंक दे दूंगा, और स्क्रीन के एंड में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो उसको जरूर देखना, उसके अंदर भी देख के नोट्स बनाना, और इसको भी देखना, इसको पूरा देख के नोट्स बनाना, ठीक है ना। तो मिलते हैं ऐसे ही नई नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।